हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रिया जीएस एकेडमी में। हम कर रहे हैं 2025 के PYQ। 2024 के PYQ मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। आइए पहला प्रश्न देखते हैं 2025 का। उत्तराखंड जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है आपका, उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग जिले की जनसंख्या सबसे कम है। बिल्कुल सही। उत्तराखंड राज्य में नैनीताल का स्थान जनसंख्या में तीसरा है। ये गलत है। नैनीताल का चौथा स्थान है, तीसरा उधम सिंह नगर का है। उत्तराखंड में लिंगानुपात 963 है। बिल्कुल सही। उत्तराखंड में जनसंख्या घनत्व 179 है, 189 है। ये भी सही है। तो विकल्प में जाते हैं 1, 3 और 4। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं यहाँ। देखिए, सबसे पहली बात कि सेंसस से प्रश्न हर बार बनते हैं और इस बार भी बनेंगे। पिछली बार पूछा था कि मुस्लिम आबादी सबसे ज़्यादा किस ज़िले में रहती है, तो उसका आंसर हरिद्वार था। अब देखते हैं कि लिंगानुपात क्या होता है। लिंगानुपात का मतलब होता है, सेक्स रेशियो का मतलब होता है आपका कि 1000 पुरुष में कितनी फीमेल्स हैं। 1000 पुरुषों में मतलब ये 1000 पुरुष दर्शा रहे हैं और उसमें कितनी महिलाएँ हैं, ये जो अनुपात होता है लिंगानुपात कहलाता है। 963 है। और जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं। उत्तराखंड में 189 लोग रहते हैं 1 किलोमीटर। दैट मीन्स अगर 1 किलोमीटर एरिया पे 189 की तुलना में ये थोड़ा ज़्यादा होगा तो इसका मतलब लोगों के घर बहुत पास पास होंगे। इससे क्या पता चलता है कि लोगों के घरों के बीच की डिस्टेंस क्या है, जनसंख्या घनत्व कितना है। जैसे दिल्ली जैसे राज्य है वहाँ जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक होगा, क्योंकि छोटे एरिया में ही बहुत सारे लोग रह रहे हैं, 2 मंजिला 3 मंजिला घर बना के। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, उत्तराखंड के आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 2024-25 में उत्तराखंड के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमानित वृद्धि दर क्या थी। 6.61 है। ये आपको इकोनॉमिक सर्वे और जो बजट है वो इम्पॉर्टेंट है, यहाँ इससे दिखता है। ये करंट अफेयर के अंतर्गत आ जाएगा। इस प्रश्न को स्किप करते हैं। अगला है आपका, उत्तराखंड में किस स्थान पे हिंदुस्तान मशीन टूल्स की स्थापना की गई है। रानीबाग। ये ऑलरेडी PYQ है। उत्तराखंड राज्य के शिल्प उत्पादों को किस ब्रांड नेम से बेचा जाता है। चारधाम ब्रांड, हिमाद्री ब्रांड, देवभूमि या हेमबंद। तो आंसर है हिमाद्री ब्रांड। 6 खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में उत्तराखंड द्वारा प्राप्त स्कोर कितना रहा है। ये आपका करंट अफेयर है। नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 में उत्तराखंड का स्कोर कितना है। लगभग 79 के आसपास था। अगेन ये करंट अफेयर है। ये SDG इंडेक्स में जो आपका उत्तराखंड राज्य, उसकी बहुत अच्छी रैंकिंग थी, फर्स्ट रैंकिंग थी केरल के साथ, तो इसलिए ये प्रश्न पूछा गया है। एंड गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या होता है। A.B नॉट। कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो आंसर है हर्ट्ज। इस तरह का प्रश्न आपका 2024 में भी देखने के लिए मिला था, जिसमें 3-4 स्टेटमेंट्स थे। ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए किस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। तो आंसर है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। अगला है, क्लाउड कंप्यूटिंग में पास का क्या तात्पर्य है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न फिर से पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है। अगर एक साधारण शब्दों में बोलें तो हम सब क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज़ करते हैं। जैसे हमारे मोबाइल की जो क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, किसी चीज़ की स्टोरेज कैपेसिटी वो लिमिटेड होती है, तो हम क्या करते हैं, उसको गूगल ड्राइव में जाके सेव कर देते हैं। इससे क्या होता है, फ़ोटो लंबे टाइम के लिए सेव हो जाती है और हमारे मोबाइल की जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो भी बच जाती है। तो वो क्या है, वो जनरली क्या है, वो आपका क्लाउड कंप्यूटिंग का ही एग्जाम्पल है। तो ये इंडिविजुअल लेवल पे हो रहा है। और फिर हमें मैसेज भी आता है कि 5 GB तक आप स्टोरेज कर सकते हो, उसके बाद आप ख़रीद लीजिए। इस तरह का मैसेज भी आता है। तो वो क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग है। और क्लाउड कंप्यूटिंग में भी किस चीज़ का एग्जांपल है, इंफ्रास्ट्रक्चर का, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। तो क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब समझ में आ गया कि हम किसी और कंपनी के सर्वर या सर्विसेज का उपयोग कर रहे हैं। दैट मीन्स अगर कोई कंपनी वन है, अगर वो कुछ काम कर रही तो उसको अलग से अपने पास सर्वर लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। वो दूसरी कंपनी से जाके
इस चीज़ के लिए बात कर सकती है और क्लाउड कंप्यूटिंग के माध्यम से अपने प्रोसेस को अच्छी तरह से कर सकती है। तो पास का मतलब है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, ऐसी ही इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस भी चलता है आपका, और सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस भी चलता है। तो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में क्या होता है, जो आपके ऐप डिज़ाइनर होते हैं, एप्लीकेशन डिज़ाइनर होते हैं, ऐप डिज़ाइनर, तो वो क्या करते हैं, वो आपका प्लेटफॉर्म की तरह यूज़ करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग का और अपना सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, एक आदर्श दृढ़ पिंड का आयतन प्रत्यास्थ गुणांक कितना है? तो आंसर है अनंत। अब ये ऐसा क्यों है? देखिए, आदर्श दृढ़ पिंड होता क्या है? एक ऐसा पिंड, एक ऐसी बॉडी जिसमें आप कितना भी फोर्स लगाओ तो डिफॉर्मेशन आपका जीरो होने वाला है, मतलब उसके वॉल्यूम में चेंज जीरो होने वाला है। कोई अत्यधिक ठोस, जैसे एग्जांपल ले लीजिए आप, एक पत्थर और आटा, गूंथा हुआ आटा, अगर आप आटे पे फोर्स लगाओगे तो वो डिफॉर्म हो जाएगा, तो या पत्थर पे फोर्स लगाओगे तो उसका कुछ नहीं, उसमें कुछ नहीं चोट लगेगी या उसमें कुछ बदलाव नहीं होगा। बोलते पत्थर के आगे सर नहीं फोड़ना चाहिए, तो वो सेम चीज़ है। मतलब ऐसी कुछ आदर्श दृढ़ पिंड है, तो उनमें आयतन प्रत्यास्थ गुणांक क्या होता है ये पूछा है, तो आंसर हो जाएगा अनंत। इसमें जनरली ऐसे देखोगे कि चेंज इन प्रेशर, आपने कोई सपोज ये कोई बॉडी लिया, आपने कोई पिंड लिया, आपने उसमें प्रेशर लगा रहे हो, चेंज इन प्रेशर एंड चेंज इन वॉल्यूम, कितना प्रेशर लगाने पे कितना वॉल्यूम चेंज होता है, हमको ये चेक करना है इस मॉड्यूलस के थ्रू। तो वॉल्यूम मैंने कहा क्योंकि आदर्श दृढ़ पिंड है तो वॉल्यूम तो चेंज नहीं होने वाला, तो जीरो रहने वाला है। तो चेंज इन प्रेशर वाला पॉइंट आपका ये है, और जीरो आपको पता है कि किसी भी नंबर के नीचे अगर जीरो लग जाए तो आंसर क्या होने वाला है, अनंत होने वाला है, इन्फिनिटी होने वाला है। अगला है, कौन सी पंचवर्षीय योजना समावेशी विकास दैट मीन्स इंक्लूसिव डेवलपमेंट के पर केंद्रित थी? आंसर है 11। इंक्लूसिव डेवलपमेंट का मतलब होता है कि आप सबको इंक्लूड करते हुए विकास कर रहे हैं। दैट मीन्स SC, ST, फीमेल, OBC, इन सब को आपने महत्वपूर्ण स्थान दिया है विकास करते समय। तो ये 11वीं पंचवर्षीय योजना में है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न कई बार अन्य परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अगर इसी के साथ लगा देता समावेशी के साथ सस्टेनेबल विकास, सतत विकास, ऐसा बोलते हैं इंक्लूसिव प्लस सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो उसमें हो जाता 12वीं पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का जड़ी बूटी अनुसंधान और विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो आंसर रहने वाला है गोपेश्वर। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य के बजट 2025-26 के अनुसार 4 धाम सड़क नेटवर्क सुधार के लिए राशि आवंटित की गई है। इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं क्योंकि अब आंकड़े बदल चुके होंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में कार्य में प्रयोग में लिया जाता है तो D2O, जिसे भारी जल भी बोलते हैं, ड्यूटेरियम भी बोलते हैं और भारी जल भी बोलते हैं। मंदक क्या होते हैं? तो हमें याद रखेंगे जो आपके न्यूक्लियर रिएक्टर है उसमें न्यूट्रॉन्स की गति को कम करने के लिए, न्यूट्रॉन्स की स्पीड को कम करने के लिए मंदक का उपयोग करते हैं। ताजमहल में संगमरमर के रंगहीन और चमकहीन होने का कारण क्या है? अम्ल वर्षा। ये कई बार अन्य परीक्षाओं में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। वायुमंडल के आधार से शिखर तक उपस्थित वायु में ओजोन परत की सघनता मापी जाती है डॉप्सन इकाई में। हरे पौधों में खाद्य के रूप में सौर ऊर्जा के भंडारण की दर कहलाती है प्राथमिक उत्पादकता, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। देखो ग्रीन प्लांट्स के उसमें यूज पूछ रहे हैं तो सबसे पहले पौधों ने ही उत्पादन किया होगा, इसलिए प्राथमिक शब्द आ जाता है। ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जीव को लाभ होता है परंतु अन्य को ना हानि होती ना ही लाभ होता है कहलाता है सहभोजिता। अगर आप इसके शब्दों पे दें, इन्होंने बोला है एक को लाभ होता है परंतु अन्य को ना हानि होती ना ही लाभ होता है, मतलब एक फ़ायदे में और एक को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। सहजीविता का तो मतलब हो गया कि दोनों साथ जिएंगे साथ मरेंगे, तो दोनों को फ़ायदा दोनों को नुकसान। परजीविता मतलब होता है कि एक दूसरे के ऊपर जीवित है, मतलब एक कोई बैक्टीरिया है या एक जीव है वो दूसरे से प्रॉफिट ले रहा है और दूसरे वाले को लॉस हो रहा है।
शोषण का मतलब क्या है कि दोनों का लॉस हो रहा है। तो जैसे परजीविता का एग्जाम्पल हो गया आपका जू। जू क्या करता है, इंसानों के सर पे घूमता है और खून पीता है, तो इंसान उससे नेगेटिव इम्पैक्ट में आता है, और जो जू है उसका फ़ायदा हो रहा होता है। शोषण में क्या होता है कि दो बॉडी आपस में लड़े, जैसे दो शेर आपस में लड़ रहे हैं। सहभोजिता मतलब एक को फ़ायदा, एक को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लाभ ना हानि, कोमेंसलिज्म। अगला है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह विश्व धरोहर स्थल है, डेफिनेटली। इसके निवासियों में हिम तेंदुआ, कस्तूरी मृग, नील भेड़ इत्यादि शामिल है। इस तरह के स्टेटमेंट जनरली ठीक ही होते हैं, तो 1 और 2 दोनों ही सही हो जाएगा। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व इम्पॉर्टेंट है, 1988 में स्थापित हुआ था आपका, और यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना हमेशा रहती है क्योंकि बायोस्फीयर रिजर्व में है। इस वीडियो में इतने ही, अगले वीडियो में देखेंगे इसके आगे के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग यूट्यूब चैनल प्रिया जी।